मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आपको भी जो पाठ गीतिका का 3 हमने शुरू किया हुआ था उसके 2 भाग हम पढ़ चुके। आपको पूरा पाठ समझ भी आ गया होगा। इस पाठ में क्या बताया? पाठ में बताया गया रीढ़ की हड्डी जैसे हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करती है, सहारा देती है, उसी प्रकार समाज को भी, देश को भी मजबूत रीढ़ की हड्डी की आवश्यकता है। अर्थात उमा जैसे चरित्रवान, स्पष्टवादी, आत्मविश्वासी व्यक्ति की आवश्यकता है जो पढ़े लिखे हो। समाज के कर्णधार वही है जो समाज का निर्माण कर सके। इस पाठ में यही संदेश दिया गया कि यदि रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तो हमारा देश भी मजबूत होगा। शंकर जैसे चरित्रहीन, कमजोर रीढ़ की हड्डी वाले व्यक्ति समाज को सहारा नहीं बन सकते। इसीलिए उमा जैसे व्यक्ति ही समाज का सहारा बन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। इसमें 11 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 11। ये 11 प्रश्न हम अभी पहले डिस्कस करेंगे, फिर एक एक मैं आपको लिखवाऊंगी। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात पर हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान से करते हैं। यह तुलना करना तर्क संगत है नहीं। क्यों? क्योंकि समय बदलता रहता है। हर समय की अपनी परिस्थितियां, अपने रीति रिवाज होते हैं। प्रश्न 2, रामस्वरूप की अपनी बेटी को शिक्षा दिलाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास किस विवशता को उजागर करता है? रामस्वरूप ने अपनी बेटी उमा को पढ़ाया लिखाया, परंतु उमा पढ़ने लिखने के बाद उसे अच्छा वर नहीं मिल रहा था। इसलिए उसके पिता रामस्वरूप ने इस बात को छुपाया। यह उसी विवशता को प्रकट करता है कि रामस्वरूप विवश थे, अपनी लड़की के लिए अच्छा वर ढूंढते ढूंढते वे थक चुके थे। प्रश्न 3, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप को किस व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे? वह उचित क्यों नहीं है? उचित क्यों नहीं? क्योंकि उनकी बेटी ने उस शिक्षा पाई थी, क्योंकि विवाह का पवित्र बंधन है जो झूठ की बुनियाद पर नहीं टिक सकता। इसलिए उसके पिता की यह बात गलत थी। प्रश्न 4, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी को शिक्षा दिलाना छिपाते हैं। दोनों एक दूसरे के अपराधी हैं। विचार प्रकट करें। दोनों ही अपराधी हैं। क्यों? क्योंकि रामस्वरूप ने अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाई और गोपाल प्रसाद केवल लड़कियों की शिक्षा का विरोध करते हैं और घर के कार्य में उसे अनुचित मानते हैं। प्रश्न 5, आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है नहीं। उमा ने शंकर की कौन सी कमजोरियां बताई? एक तो हॉस्टल वाली बात बताई और दूसरी वह झुककर बैठता है, अर्थात 2 कमियां बताई मुख्य। प्रश्न 6, शंकर जैसे लड़के और उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है? अभी मैंने आपको पहले भी बताया, समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है। प्रश्न 7, रीढ़ की हड्डी शिक्षक की सार्थकता प्रकट करें। इस पाठ का नाम बिल्कुल सार्थक है। क्यों? क्योंकि रीढ़ की हड्डी ही समाज को उचित बल देती है। कथा वस्तु के आधार पर प्रश्न 8, एकांकी का मुख्य पात्र किसे मानते हैं? हम एकांकी का मुख्य पात्र उमा को मानते हैं, क्योंकि उमा के इर्द गिर्द ही कहानी लिखी गई। प्रश्न 9, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप गोपाल प्रसाद की चरित्र की विशेषताएं बताई। आप खुद समझदार हैं। रामस्वरूप क्या थे? बेटी को पढ़ाने लिखाने के पक्ष में थे। गोपाल प्रसाद ऐसे नहीं थे। गोपाल प्रसाद दत्यानुसी बातों में विश्वास करते थे, परंतु रामस्वरूप आधुनिक विचारों के पढ़े लिखे व्यक्ति थे। प्रश्न नंबर 10, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है? इस एकांकी द्वारा समाज को जागरूक बनाना, देश प्रथा का विरोध करना, लड़का लड़की एक समान, इन सब बातों को उजागर करना है। प्रश्न 11,
लोगों को देश प्रथा के लड़कों को देश प्रथा के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, जगह जगह पर पोस्टर लगाने चाहिए, समाचार पत्रों में दे सकते हैं और टीवी पर भी इसके बारे में दिखाया जा सकता है। ऐसे हम अनेक प्रयत्न कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये 11 प्रश्न है। अभी हम प्रश्नों के उत्तर करेंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे। बच्चों, अब प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान से करते हैं। क्या ऐसा करना तर्क संगत है? राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों पुराने जमाने के बुजुर्ग हैं। दोनों को वर्तमान जमाने की तुलना में अपना जमाना याद आता है। इन यादों के लिए इन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ये अपने आप मन में आती है। परंतु इन तुलनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करके उन्हें नीचा दिखाना गलत है। यह तर्क संगत नहीं है। ऐसा करने से बुजुर्ग लोग अपने हाथों में ऐसा हथियार लेते हैं जिनकी काट वर्तमान पीढ़ी के पास नहीं होती। हर जमाने की अपनी स्थितियां होती हैं। जमाना बदलता रहता है तो उसमें कुछ कमियों के साथ कुछ सुधार भी आते हैं, परंतु बुजुर्ग लोग प्राय अपने पक्ष में एक तरफा अनुभव करते हैं जो कि तर्क संगत नहीं है। प्रश्न 2। रामस्वरूप की अपनी बेटी को शिक्षा दिलाना और विवाह के लिए छिपाना विरोधाभास की किस विवशता को उजागर करता है? रामस्वरूप लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने के पक्ष में है। उन्होंने उमा को कॉलेज की शिक्षा दिलवाकर बीए पास करवाया। इसके अलावा उमा को संगीत, कला आदि का ज्ञान भी कराया। रामस्वरूप चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी अच्छे परिवार में हो। संयोगवश उन्हें उस शिक्षित लड़का मिल भी जाता है, परंतु उसकी सोच अच्छी नहीं थी। लड़के का पिता और स्वयं लड़का दोनों ही चाहते थे उन्हें 10वीं पास लड़की चाहिए। एक लड़की का पिता होने के कारण लड़के वालों की इच्छा को ध्यान में रखकर उन्होंने उमा की पढ़ाई छिपाई। ऐसी परिस्थिति एक विवाह योग्य पुत्री के पिता की विवशता को उजागर करती है। प्रश्न 3। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, वह उचित क्यों नहीं है? अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी से अपेक्षा करते हैं कि वह सज धज कर लड़के वालों के सामने आए। इसके लिए वह पाउडर आदि बनावटी सामानों का उपयोग करे, आने वाले मेहमानों से ठीक से बात करे, अपने व्यवहार कुशलता से उनका दिल जीत ले, उसमें जो जो गुण हैं उन्हें ठीक प्रकार प्रकट करे ताकि वह होने वाले पति और ससुर को पसंद आ जाए। वह कम पढ़ी लिखी लड़की के रूप में पेश करना चाहता है। विवाह जैसा पवित्र बंधन झूठ पर आधारित नहीं होता। रामस्वरूप का बीए पढ़ी लड़की को मैट्रिक बताना गलत था। बीए ये हिंदी में लिख लेना बेटा, ये टाइपिंग में गलत होगी है। ऐसी ठगी पर खड़े रिश्ते कभी टिकाऊ नहीं होते, इसलिए रामस्वरूप के व्यवहार को उचित नहीं कह सकते। प्रश्न 4। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उस शिक्षा छिपाते हैं। क्या दोनों अपराधी हैं? विचार करें। बच्चों, रामस्वरूप विवाह को क्या मानते हैं? बिजनेस। और रामस्वरूप क्या करते हैं? उस शिक्षा को छिपाते हैं। दोनों समान रूप से अपराधी हैं। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद वकील हैं, वे चालाक आदमी हैं। वे मानवीय रिश्तों को महत्व नहीं देते, पैसों को देते हैं। विवाह जैसे पवित्र बंधन को वे बिजनेस मानते हैं। इससे उनकी मानसिकता का पता चलता है। इधर रामस्वरूप चाहते हैं कि उनकी बेटी उमा का रिश्ता गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर से हो जाए,
जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, परंतु समस्या यह है कि गोपाल प्रसाद उनका बेटा दोनों चाहते हैं कि लड़की अधिक से अधिक 10वीं पास होनी चाहिए। इस कारण रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं। मेरा मानना है कि वे दोनों समान रूप से अपराधी हैं। प्रश्न 5, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं? उमा के इस कथन के माध्यम से शंकर की कमजोरियां बताइए। अब उमा ने जब उसे देखने आते हैं तो उसके बारे में बताया गोपाल प्रसाद को आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी नहीं। उमा ने शंकर की कौन कौन सी कमजोरियां बताई? नंबर 1, शंकर बिना रीढ़ की हड्डी के है, अर्थात व्यक्तित्वहीन व्यक्ति है। उसका कोई निजी मत, स्थान, महत्व नहीं है। वह अपने पिता के इशारों पर चलता है, उसे कहा जाता है वैसा ही करता है। वह पिता की उचित अनुचित सभी बातों में हाँ हाँ करता है। ऐसा पति होने योग्य नहीं है। शंकर लड़कियों के पीछे लग लग कर उनकी अपनी रीढ़ की हड्डी तुड़वा बैठा है। उसका शरीर कमजोर है, वह सीधा तनकर बैठ नहीं पाता, इसलिए वह विवाह के योग्य नहीं है। उसकी 2 कमियां बताई, एक तो वह पिता की हाँ में हाँ, और दूसरा वह लड़कियों के हॉस्टल में लड़कियों के पीछे घूमता था तो उसकी पिटाई हुई थी तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। प्रश्न 6, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दें। प्यारे बच्चों, समाज को ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है जिनको सामाजिक और वैचारिक प्रगति करें। ऐसे युवक महिलाओं को उच्च स्थान नहीं देना चाहते। ऐसे युवा शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, न चारित्रिक रूप से। अर्थात कहने का मतलब है उनका फिजिकल और जो मेंटल लेवल है दोनों डाउन होते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज को पतन की ओर ले जाता है। इसके विपरीत उमा उन लड़कियों का प्रतीक है जो सजग, अधिकारों के प्रति जागरूक है। वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है। उसका चरित्र समाज को उन्नति की ओर ले जा सकता है। अर्थात समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। सार्थक मतलब जो पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी, यह सार्थक है या नहीं? रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सार्थक सफल है। यह नाटक की मूल समस्या है कि वर का व्यक्तित्वहीन होना। वर कौन? शंकर। यदि शंकर समझदार, व्यक्तित्व संपन्न युवक होता तो गोपाल प्रसाद की इतनी हिम्मत न होती कि वह 2 सुशिक्षित वयस्कों के बीच में बैठकर अपनी फूहड़ बातें करे, अशिक्षा को प्रोत्साहन दे। कम पढ़ी लिखी बहू चाहना गोपाल प्रसाद की जरूरत हो सकती है, शंकर की नहीं। उसकी कायरता को दिखाने के लिए रीढ़ की हड्डी के बिना दिखाया गया। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी व्यंग्यात्मक, संकेतपूर्ण, सार्थक और सफल शीर्षक है। एक अच्छे शीर्षक में जिज्ञासा होनी चाहिए जो पाठक को आतुर कर दे। आतुर मतलब बेचैन, व्याकुल। इसलिए यह पाठ का शीर्षक सार्थक है। प्रश्न नंबर 8, कथा वस्तु के आधार पर आप एकांकी में किससे मुख्य पात्र मानती हैं और क्यों? कौन है मुख्य पात्र? उमा, क्योंकि सारी कहानी उमा के ऊपर निर्भर है। क्योंकि एकांकी की सारी कथा वस्तु उमा के इर्द गिर्द घूमती है। एकांकी के मुख्य पात्र शंकर वह चारित्रिक, शारीरिक और तार्किक कौशल से भारी पड़ती है। उमा शिक्षित होने के साथ कला, संगीत में भी निपुण है। एकांकी में जब बार बार उसकी एंट्री होती है तो वह रंगमंच पर अंत तक बनी रहती है। वह निपुणता से गोपाल प्रसाद शंकर को निरुत्तर कर देती है, अर्थात उनके प्रश्नों का जवाब देकर उनका मुंह बंद कर देती है, उनकी आंखें खोल देती है। एकांकी का समापन भी अर्थात एकांकी खत्म भी उमा के माध्यम से होती है। अतः उमा एकांकी की मुख्य पात्र है। प्रश्न 9, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताएं। अर्थात दोनों की विशेषताएं बतानी है रामस्वरूप की।
रामस्वरूप प्रगतिशील विचारों का एक विवश पिता है, जिसे अपनी बेटी के सुंदर भविष्य के लिए समाज की मान्यताओं के आगे झुकना पड़ता है। इसके व्यक्तित्व के कुछ पक्ष सबल हैं तो कुछ दुर्बल। वह चाहता है लड़कियों को उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए, इसलिए वह अपनी लड़की को खूब पढ़ाता लिखाता है। उसे उमा को बीए तक पढ़ाने में गर्व है, यह उसके उज्जवल भविष्य का गुण है। रामस्वरूप दुर्बल हो जाता है। वह गोपाल प्रसाद जैसे लोगों का तिरस्कार करने के बजाय उसके सामने ढलने को कोशिश करता है। वह झूठ बोलता है, उमा से ढोंग करवाता है तथा गोपाल प्रसाद की उसूलन जूल बातों का समर्थन भी करता है। गोपाल प्रसाद के बारे में, गोपाल प्रसाद सड़ी गड़ी भावनाओं का प्रतिनिधि है। वह पुरुष प्रधान समाज का अंग है, जो चली आ रही रूढ़ियों को जैसे तैसे सिद्ध करता हुआ दबदबा बनाए रखना चाहता है। वह बड़बोला व्यक्ति है। वह अपनी विशेषताओं का बखान करने से चूकता नहीं। खाने पाने की बात हो, शरीर की ताकत की बात हो, वह अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। वह अपने बेटे की शादी को बिजनेस मानता है। ऐसी बहू चाहता है जो उसके कहने पर चले, इसलिए वह मैट्रिक से अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहता। उसके सामने उसे दबने का भय भी है। प्रश्न 10, इस एकांकी का उद्देश्य लिखें। 20 एकांकी में क्या बताया गया? उद्देश्य बताना है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य है समाज के लोगों की दोहरी मानसिकता सबके सामने लाना, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं की ओर समाज का ध्यान खींचना, युवाओं द्वारा अपनी शिक्षा और चरित्र की मजबूती का ध्यान न रखना। एकांकी में गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर जैसे लोग हैं, जो उस शिक्षा को होकर भी पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते, स्त्रियों को समानता का दर्जा नहीं देते। उमा को देखने आए लड़के वाले उसे वस्तु की तरह देखते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं। इसके अलावा शंकर जैसे युवा का अपनी पढ़ाई पर ध्यान न देना और उसकी चारित्र्य दुर्बलता की ओर ध्यान आकर्षित करना इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न 11, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए आप कौन कौन से प्रयास करेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं? नंबर 1, लोगों को सुशिक्षित नारी के लाभों का प्रचार कर सकते हैं। नंबर 2, सुशिक्षित बहू को स्वीकार करके उन्हें सम्मान दे सकते हैं। नंबर 3, सुशिक्षित कन्याओं को नौकरी दिलवाकर पुरुषों के समान महत्व दे सकते हैं। नंबर 4, कम पढ़ी लिखी बहू चाहने वालों को समझा बुझाकर रास्ते पर ला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके इस प्रकार ये प्रश्न थे। तो आप ये रीढ़ की हड्डी में यही बताया गया कि हमारे समाज को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो समाज को का सहारा बने, समाज को उन्नति की ओर ले जाएं। शंकर जैसे व्यक्तित्वहीन चरित्रहीन व्यक्ति की समाज को कोई आवश्यकता नहीं। तो प्यारे बच्चों से सुंदर सुंदर लिख लेना। धन्यवाद।